हाफिज साहब, जो डेवलपमेंट आज की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना में एहसास ज़ाहिर न करने से मुतालिक जो केस था उसकी सज़ा जो चेयरमैन पीटीआई को हुई थी 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना, उसको मुअत्तल कर दिया है। आइनी और क़ानूनी एतबार से आप क्या समझते हैं? और अब फर्दर अगर कल उनका रिमांड एक्सटेंड नहीं होता तो क्या उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी? देखिए अब्बासी साहब, ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला इस तरह का केस आया है कि जिसके अंदर न सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 61(3)(1)(p) के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया, बल्कि उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं। और ये भी 2017 का जब इलेक्ट आया था तो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस कंसेंसस पे थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग्स भी करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी करें और आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करें। और इसी के लिए जो सेक्शन था 174 जो है उसका इजाफा किया गया इस इलेक्शन एक्ट के अंदर। अब ये है कि ये सिंपल मामला सिर्फ क्रिमिनल मैटर नहीं है, बल्कि ये मामला इस वक्त ये है कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस जो था वो फ़ाइल किया गया। और उस रेफरेंस से पहले एक हिस्ट्री है कि 2021 के अंदर एक राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई कि जो प्राइम मिनिस्टर ने 2018 और 19 के दौर के अंदर गिफ्ट्स लिए हैं उनको डिस्क्लोज़ किया जाए। वो एप्लीकेशन जो थी वो एक्सेप्ट की गई राइट ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ के अंदर। कैबिनेट डिवीजन ने उसको चैलेंज किया बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर स्टैंस के लिए गया कि चूँकि हमारा फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं और इन चीज़ों को डिस्क्लोज़ करने से हमारे जो नेशनल इशूज़ हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं, तो आप इसको न करें। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 के अंदर इसको रिजेक्ट किया और फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि आप इसको डिस्क्लोज करें। इस दौरान ये था कि पीटीआई की गवर्नमेंट चली गई और बाद के अंदर जाके जो पीडीएम के पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने एक रेफरेंस जो है सेक्शन 137 और 167 के नीचे स्पीकर नेशनल असम्बली को भिजवाया। स्पीकर नेशनल असम्बली ने उसको फॉरवर्ड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर प्रोसीडिंग्स की, उस पर नोटिस हुए और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई कि पीटीआई के चेयरमैन ने उस केस के अंदर एडमिट किया कि वाकई मैंने जो चीज़ें मुझे 2020-21 की रिटर्न्स में जानी चाहिए थी, जो एनुअली हर साल आप इलेक्शन कमीशन के अंदर वो नहीं करते, लेकिन उनका डिफेंस ये आया कि मैंने जो टैक्स रिटर्न्स फाइल की हैं ये वेल स्टेटमेंट्स के अंदर जो हैं वही हैं। तो चूंकि एडमिशन उस चीज़ के अंदर आ गया था 137 के नीचे। और ये आपको मैं बताता चलूँ कि इलेक्शन एक्ट और आपका इनकम टैक्स लॉज जो हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। अगर आपको कोई लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करता है तो आप उसके अपना इंडिपेंडेंट कॉन्सिक्वेंस है और जो दूसरा लॉ इसका कॉन्सिक्वेंस है। अब जब एडमिशन आया तो जो भी पीटीआई के चेयरमैन के स्टैंस थे, जिसमें 120 दिन का भी स्टैंस है, इलेक्शन कमीशन की कॉम्पिटेंसी भी है, उसके बाद ये है कि जी मैंने डिक्लेयर भी किया हुआ था, चूँकि सिर्फ उस हद तक फॉल्स डिक्लेरेशन की हद तक था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 काम किए। एक, उन्होंने 63(1)(p) जो है उसके नीचे डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर द रिमेनिंग टर्म, और दूसरा ये है कि 174 के लिए जो 3 साल की सज़ा हो सकती थी और 1 लाख जुर्माना था, उसको सेक्शन 190 के नीचे जो है वो चैलेंज करवा दिया गया, भेज दिया गया टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब फॉर्मर चेयरमैन ने जो वो फैसला जो 21 अक्टूबर को आया था उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और आज तक वो फैसला न सस्पेंड हुआ है ना उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग्स हुई है। अब जो वो ऑफ शूट था उस केस के अंदर जो 21 अक्टूबर का था, उस पे ऊपर आपको पता है कि जुरिस्डिक्शन के भी इशू आए, कॉग्निजेंस भी इशू आए, वो हाई कोर्ट्स में गया, कभी वो प्रोसीडिंग रुकती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे, वहाँ पे 10 मई को इंडाइटमेंट भी हुई, फिर उसके बाद 342 की स्टेटमेंट भी आई, और उसके बाद जाके एक फ़ैसला जो है वो 5 अगस्त को आया। और उस 5 अगस्त के फ़ैसले को जो आप हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम CRPC है उसके सेक्शन 410 के अंदर चैलेंज किया गया, और अलॉन्ग विद द सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है 426 के नीचे किया गया। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक ये है कि अगर 21 अक्टूबर का फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता या सेट असाइड हो जाता, तो ये जो ऑफ शूट प्रोसीडिंग है 190 सेक्शंस की और जिसके अंदर ये कन्विक्शन आई है, ये बिल्कुल नहीं आनी थी, ये रुक जानी थी। और दूसरा ये है कि जो टेम्परेरी सस्पेंशन आई है ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है, हाई कोर्ट का शॉर्ट सेंटेंसेस के अंदर वो देते हैं,
लेकिन चूंकि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी आया है, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है, जितनी देर तक ये सेंटेंस सेटिसाइड नहीं होगी और 21 अक्टूबर का फैसला नहीं आएगा, ये इंटैक्ट रहेगी। और इसका लीगल कॉन्सिक्वेंस ये आएगा कि 63(1)H और 61(3)P की डिस्क्वालिफिकेशन के होते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आप साहब, अगर 21 अक्टूबर के फैसले को सेटिसाइड हो जाता, वो आप समझते हैं कि उसको सीरियस नहीं लिया गया, उसको सही तरीके से प्रोसीड नहीं किया गया, उसकी वजह से ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको जो है फेस करने पड़ रहे हैं? बिल्कुल इस तरह है इरशाद आरिफ साहब। बात यह है कि ये जो सेशन जज की सारी प्रोसीडिंग्स थी, ये डिपेंडेंट थी उस फैसले को जो 21 अक्टूबर को हुआ, और उसके अंदर एक रेफरेंस आया। अगर इसको सीरियसली लिया जाता और इसके ऊपर एक लीगल स्ट्रैटेजी बनाई जाती और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उसको सस्पेंड ना करता, तो आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लेके जाते कि जी मेरे ये ऑब्जेक्शंस है जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन हो या उसकी कॉग्निजेंस को चैलेंज किया गया, मुझे नहीं सुना गया। अगर वो किसी भी स्टेज पे सस्पेंड हो जाती तो ये प्रोसेस नहीं आना था। आज भी अगर 21 अक्टूबर के फैसले को आप सस्पेंड करवा लेते हैं या सेट असाइड करवा लेते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसली जो एडिशनल सेशन जज का फैसला 5 अगस्त का है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो सस्पेंड भी हो जाएगा और उसकी कन्विक्शन स्टैंड भी नहीं करेगी। और अगर वो कन्विक्शन स्टैंड नहीं करती और वो 21 अक्टूबर का फैसला हो जाता है, तो पीटीआई के चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए क्वालिफाई करेंगे अंडर आर्टिकल 62, 63। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो 62, 63 जो है वो इंटैक्ट रहेगा। और हो सकता है कि जो वो उनका पार्टी हेड वाला केस चल रहा है उसको भी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वीजा वर्स डिसाइड कर दे, चूंकि उनका फैसला इंटैक्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अच्छा, आप सब ये फरमाएं कि ये जो आज जो खैर मचल के भी दाखिल नहीं हुए, लेकिन अगर दाखिल भी हो जाते तो उनकी गिरफ्तारी डाली जा चुकी है साइफर केस में, और कल अदालत में उनको पेश होना है। कल अगर वो जुडिशल रिमांड ख़त्म हो जाता है और अदालत उनको उस केस में जो है ज़मानत ले लेती है, तो आपके ख़्याल में फिर उनकी रिहाई हो जाएगी? देखिए, चीज़ ये है कि जो इस वक्त साइफर वाला इशू है वो आपकी स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है, और स्पेशल कोर्ट को ही दोनों कॉम्पिटेंसी है कि वो रिमांड भी दे या उसके बाद बेल भी ले। अब प्रोसेस जो है वो हमारे मुल्क के अंदर ये है कि अगर प्रोसिक्यूशन अप्लाई करती है फॉर रिमांड कि हमें सर्टेन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हाई कोर्ट फर्स्ट डेट के ऊपर इनिशियली जो है स्पेशल कोर्ट्स जो हैं या ट्रायल कोर्ट्स जो हैं वो 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का रिमांड यूजुअली दे देती होती हैं। और उसके बाद ये है कि अगर वो रिमांड मुकम्मल होता है या फ़र्ज़ किया कि वो रिमांड नहीं देती और वो ये कहती हैं कि अब हम आज को प्रोसिक्यूशन कस्टडी की बजाय हम इसको जुडिशल कस्टडी के अंदर कर देते हैं, तो फिर जो एक्यूज़ड है वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो एक बेल एप्लीकेशन जो है आफ्टर द अरेस्ट जो है वो फाइल करेगा, जो 497 CRPC के नीचे आएगी। उसके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन को और नोटिस होंगे, और आफ्टर द हियरिंग ऑफ द केस जो है वो स्पेशल जज जो है वो बेल ग्रांट करेगा। सिर्फ रिमांड को ना देना ये ग्राउंड नहीं बनेगी कि ऑटोमेटिकली जो है वो आपको बेल करा दी जाए, बल्कि आपको ग्रांट होने के या ना होने की दोनों की सूरतों के अंदर जो है आपको इंडिपेंडेंट जो है वो बेल अप्लाई करने पड़ेगा आफ्टर अरेस्ट, और फिर वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किस तरह उसको फैसले करती है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये भी बता दें साइफर से मुताल्लिक़ की जो खुसूसी अदालत है, वैसे तो खुसूसी अदालतों का आइन के अंदर तरीक़ाकार क्या है, क्या ये हर वक्त मौजूद होती हैं, और साइफर से मुताल्लिक़ इसको पहली अदालत कहा जा रहा है? क्या वाक़तन ऐसा है, इससे पहले ऐसा कोई केस नहीं आया और इस तरह की कोई अदालत नहीं देखने को मिली? देखें, दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो उसको थोड़ा सा इस तरह पोर्ट्रे किया गया है कि शायद कोई नई चीज़ें। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी एक्ट के नीचे हर वक्त जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स काम कर रही होती हैं और उनकी डेजिग्नेटेड जुरिस्डिक्शन जो है वो मौजूद होती है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा इंसिडेंट आया, तो हमने शायद उसके ऊपर एक आर्गूमेंट बिल्ड किया कि नई मिलिट्री कोर्ट्स बन रही हैं। इसी तरह जो आपका साइफर का लॉ है ये 1923 का लॉ है। इसके अंदर अभी 2023 के अंदर जो है वो अमेंडमेंट आई है जो हमारे दोनों नेशनल असम्बली के सेशंस ने की हैं, उसके अंदर भी ऑलरेडी जो है वो कोर्ट जो है वो काम कर रही होती है और काम कर रही थी।
उसके अंदर ये था, चूँकि पहले ये चीज़ें इस तरह थीं कि आप किसी को एडिशनल चार्ज दे देते थे और उसके अंदर वो काम करता था। अब सिर्फ इतना हुआ है कि आपने एक जो जज है उसको फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है कि आप इसके ऊपर काम करें। तो ये नई कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, उसके आगे एडिशनल चार्ज के तौर पे काम कर रही थी। अब आपने एक एक्सक्लूसिव जज को ये कहा है कि आप साइफर के मुताबिक जो है, जो हमारा 1923 का लॉ है उसके अंदर वो जो काम करती है उसके मुताबिक आप करेंगे। और उसका प्रोसेस भी हमारा ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है कि आपको रिमांड भी वो देगी, जिस तरह आपके एंटी टेररिज्म लॉज के अंदर आपको रिमांड दिया जाता है। चूँकि कॉग्निजेंस की जुरिस्डिक्शन जो है स्पेशल लॉ के अंदर जिस अदालत को दी जाए वही उन सारे मामलात को टेकअप कर सकती है। इसके अंदर प्रोसिक्यूशन जो है वो 14 दिन के अंदर अपना ट्रायल जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकम्मल करेगी। एक चालान जो है 173 का रिपोर्ट जमा होगी। उसके बाद ये है कि आपका चार्ज फ्रेम होगा, उसके बाद आपके विटनेसेस आते हैं, फिर एक्यूज को राइट दिया जाता है कि वो आके तो अपना, जिस तरह रेगुलर ट्रायल के अंदर होता है कि उसने को विटनेसेस देने हैं, 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, ओथ पे देना है, नहीं ओथ पे देना, और उसके बाद दोनों साइड्स को जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और आर्ग्यूमेंट सुन के अदालत एक फैसला करती है। और वो अदालत का फैसला जो है अगर मैजिस्ट्रेट का हो तो सेशन जज हो, और अगर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज लेवल का हो तो फिर वो पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के अंदर जाता है और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं।